हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम नर्सिंग स्टडीज। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेशर सोर। प्रेशर सोर मतलब इसका दूसरा नाम होता है डेक्यूबिटस अल्सर और हमारा बेड सोर। ये इसके अलग नाम होते हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, फिर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब वो कैसे निर्माण होता है, फिर उसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट इत्यादि। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रेशर सोर्स। तो प्रेशर सोर का मतलब क्या होता है? प्रेशर सोर का मतलब कि कोई भी दबाव की वजह से हमारे शरीर के ऊपर या हमारे स्किन के ऊपर जहाँ पे हमारे बोन्स होते हैं वहां पे कोई भी घाव होता है तो उसे हम प्रेशर सोर ऐसे कहते हैं। तो ये प्रेशर सोर कैसे होते हैं? तो उसके मुख्य कारण क्या होता है कि जो भी हमारा बोनी एरिया है जहाँ वहां की जो स्किन होती है, तो दबाव की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो एरिया के ऊपर तो वो कम हो जाता है। वो ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो एरिया को मिलनी चाहिए, वो तभी वो एरिया को नहीं मिलती। तो उसकी वजह से वो स्किन के ऊपर हमें सोर्स हो सकते हैं और वो स्किन के ऊपर हमें घाव हो सकते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि मोबिलिटी, मतलब कोई भी पोर्शन है जैसे कि हमारा बैक है, हमारा हील्स है, वो एरिया के ऊपर ज्यादातर प्रेशर शो होने की चांसेस होते हैं। तो अगर वो एरियाज अगर ज्यादा मूव नहीं होते हैं तो वो कंटिन्यूस वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो सरफेस के ऊपर, और वो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से बोन और हमारा जो सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, वो ट्रैक हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें सोर्स हो सकते हैं। तो ये जो प्रेशर सोर है, तो इसके तीन प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर है सस्टेन फैक्टर, और इसे हम सस्टेन प्रेशर भी कह सकते हैं। सस्टेन प्रेशर में क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा स्किन है जहाँ पे हमारे बोन्स होते हैं, बोनी एरिया की जो स्किन होती है, अगर वो स्किन वो सरफेस के ऊपर अगर उसको ट्रैप किया जाए तो वो ट्रैप की वजह से क्या होगा कि वो जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। और वो डैमेज कैसे होगी कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट करने के वजह से क्या होगा कि वो जो एरिया है वहां पे हमारे जो ब्लड फ्लो, जो वेसल्स रहते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वो दब जाती है। दब जाने की वजह से वो प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वो एरिया को सप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो अगर सप्लाई सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एरिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो हम सबको पता है कि कोई भी सरफेस मतलब हमारा जो स्किन है, कोई भी सरफेस के ऊपर उसका घर्षण हो जाए तो घर्षण होने की वजह से हमें वहां पे जख्म हो सकती है। जख्म होने की वजह से हमें वो एरिया क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पेशेंट को व्हीलचेयर के ऊपर रखते हैं, नहीं तो फिर जो पेशेंट कंटिन्यूस बेड के ऊपर होता है, बेड रिडन होता है, तो हम उसको पोजीशन की करते हैं, तभी पेशेंट को फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण क्या कह सकते हैं कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, तो अगर हम उन्हें कंटिन्यूस अगर हिलाते हैं तो उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ये बहुत ही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रेशर अल्सर प्रेशर सोर हो सकता है। फ्रिक्शन ये एक ऐसा प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हमें प्रेशर सोर हो सकता है। तो अगला प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है शेयर। तो शेयर की वजह से, शेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी दो सरफेसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तभी वो जो हमें घाव होता है, जो टेयर होता है, शेयर का मतलब होता है कटना। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो सरफेसेस जाएंगे तो वो स्किन के ऊपर या वो एरिया के ऊपर कट्स हो सकते हैं। तो जैसे कि इसका अच्छा सा उदाहरण क्या लेंगे कि जब भी कोई पेशेंट होता है, वो पेशेंट को अगर हम वो बेड के ऊपर है और हम उसका हेड एंड ऊपर करते हैं
तो हेड एंड ऊपर करने की वजह से जो उसका बैक रीजन है, जो उसका स्मॉल बोन के हमारे कॉक्सिक्स के ऊपर जो स्किन होती है, वो क्या होगी, वो उसका लोअर पोर्शन नीचे की तरफ सरक जाएगा, और वो फिर क्या होगा कि उनका दोनों का अपोजिट मूवमेंट होगा, और वो अपोजिट मूवमेंट की वजह से वहां पे जो स्किन होती है वो कट सकती है। तो ये है हमारा शेयर। मतलब ये जो तीन फैक्टर्स जो हमने देखे, जैसे कि सस्टेन प्रेशर, हमारा फ्रिक्शन और शेयर, ये तीन प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती है हमारे प्रेशर सोर्स के लिए। तो ये जो प्रेशर सोर्स होते हैं, जो बेड सोर्स होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो रिस्क फैक्टर मतलब कि कौन से लोग वल्नरेबल हैं कि उनको प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, कि जैसे कि जो कोई लोग है वो अनहेल्दी है, माल नरिश है, जिनका वेट लॉस है, कोई ओल्ड एज के लोग हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें भी प्रेशर सोर्स होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि पेशेंट जो होते हैं जिनकी सर्जरी हुई है और वो सर्जरी के बाद में रिकवरी मोड के अंदर है, कोई व्यक्ति है जो सेडेशन के अंदर है, कोई पेशेंट है जिन्हें इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस मतलब उन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, फीकल इनकॉन्टिनेंस है, जो एक्सिस मॉइस्चर जिनका सिक्रीट होता है और एक्सिस ऑफ ड्राइनेस है जिन्हें, इन सारे लोगों के अंदर हमें प्रेशर सोर्स ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है प्रेशर सोर की, कि कंटिन्यूअस एक्सटर्नल प्रेशर होगा हमारे बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो स्किन है, जहाँ पे बोनी स्किन है, वहां पे कंप्रेशन होगा। कंप्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि वो एरिया के ऊपर हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम पहुंचेगा। अगर कंटिन्यूअस प्रेशर वो एरिया के ऊपर हो रहा है तो हमारा बॉडी प्लेटलेट सिक्रीट करेगा। तो कंटिन्यूअस प्लेटलेट जब वहां पे सेग्रीगेट होंगे, ज्यादा प्रमाण में वहां पे प्लेटलेट्स होंगे, तो क्या होगा, वो माइक्रोथम्बाई फॉर्म करेगा। वो माइक्रोथम्बाई की वजह से क्या होगा कि जो हमारी कैपिलरीज है वो ज्यादा रेजिस्टेंस वो एरिया के ऊपर बढ़ाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि वो एरिया में इच्छेमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, फिर हाइपोक्सिया हो सकता है वो एरिया के ऊपर, और फिर इवेंचुअली क्या होगा कि वो जो एरिया है वो डेथ हो जाएगा और नेक्रोस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, तो वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, नेक्रोस हो जाएगा। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो हम विस्तार में वापस से देखेंगे इन शॉर्ट कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, जब भी कोई भी बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर प्रेशर होगा अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, मतलब कोई हार्ड सरफेस है और तुम्हारा बोनी प्रोमिनेंस है, जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर की जो स्किन है वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और वो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि वहां के एरिया के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा, और फिर न्यूट्रिशन कम मिलेगा। तो वो कम न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वहां पे क्या होगी, हमें जख्म हो जाएगी, और वो जख्म अच्छी करने के लिए हमारा बॉडी क्या सिक्रेट करेगा, प्लेटलेट सिक्रेट करेगा। तो कंटिन्यूअस अगर प्रेशर होगा तो कंटिन्यूअस प्लेटलेट सिक्रेट होगी, और अगर कंटिन्यूअस प्लेटलेट सिक्रेट होंगी तो वहां पे माइक्रोथम्बाई फॉर्म हो जाएगा। तो ये थ्रम्बाई की वजह से क्या होगा कि वो जो एरिया है वो एग्रीवेट हो जाएगा, और वहां पे कैपिलरीज इंक्रीज करेंगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया, वो एरिया में हाइपोक्सिया और इस्चेमिया होगा, और बिकॉज ऑफ इस्चेमिया क्या होगा कि वो जो एरिया है वो डेथ हो जाएगा, और वहां की एरिया जो है हमारी वो नेक्रोस हो जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एरिया, जो पेशेंट है, जो इंसान है, उसको प्रेशर सोर्स हो रहे हैं, तो हमें कौन सी लक्षणें दिखेंगी। तो पहले तो वो एरिया के अंदर पेशेंट को पेन होगा, फिर लोकलाइज एडिमा होगा, पानी से भरा हुआ फोड़ी जिसे हम ब्लिस्टर्स कहते हैं वो ब्लिस्टर्स होंगे, फिर टिश्यूज नेक्रोस होती जाएंगी, और वो जो एरिया है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है या कोई जख्म हुआ है, वो एरिया बाकी के एरिया से ज्यादा वार्म हो सकती है, मतलब वो एरिया ज्यादा
गर्म हो सकती है। ये सारी लक्षणें अगर हमें कोई पेशेंट के ऊपर या कोई इंसान के ऊपर दिख रही है तो हमें पता चल सकता है कि वो पेशेंट को प्रेशर सोर्स हो रहे हैं। तो ये प्रेशर सोर्स जो होते हैं इनके 4 स्टेजेस होते हैं। तो हम एक 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 स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो ब्रोक नहीं होती, मतलब वो कटती नहीं है। वहां पे सिर्फ हमें रेडनेस दिखाई देती है, वो एरिया थोड़ा सा गर्म हमें महसूस होता है। वो बाहरी जख्म होती है, वो अंदरूनी जख्म नहीं होती। फर्स्ट स्टेज में हमेशा याद रखिए कि वो बाहरी जख्म होती है, वहां की एरिया हमें थोड़ी सी रेड वार्म, और वो एरिया में हमें पेन दिख सकता है, हो सकता है। सेकेंड स्टेज के ऊपर क्या हो, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो हमारा एपिडर्मिस मतलब जो बाह्य स्किन और आंतरिक स्किन मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों भी अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर वहां का जो एरिया है वो हमें येलोइश दिखना स्टार्ट हो जाएगा, येलोइश पिंकिश और रेडिश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और वहां पे हमें फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स दिखेंगे। तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि अपना एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों भी अफेक्ट हो जाएंगे। वो जो एरिया है वो पिंकिश रेडिश और येलोइश दिखेगा और हमें वहां पर ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि यूजुअली जो हमारा फैट रहता है अंदर का, स्किन के अंदर का जो फैट होता है वो हमें अपनी आंखों से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो टिश्यूज जो होते हैं वो अगेन येलोइश दिखेंगे। और इसमें क्या होगा कि जो डैमेज स्किन है इसमें थर्ड स्टेज में हमारा जो हेल्दी स्किन जो होती है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि ये लार्ज स्केल का लॉस ऑफ टिश्यू होगा, जिसमें अ, हमें हमारा मसल्स, हमारे बोन्स और हमारे टेंडॉन्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। वो हमें डेड टिश्यूज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां का एरिया पूरा ब्लूइश और नेक्रोज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा, और इसमें फोर्थ स्टेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें हमारे बोन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये है हमारे 4 स्टेजेस। तो जब भी प्रेशर सोर्स होते हैं तो हम उसे डायग्नोज कैसे करेंगे? तो प्राइमरी जो हम जब पेशेंट या कोई व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम उसके लेते हैं हिस्ट्री। तो हमें प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि पेशेंट को पैरालिसिस है या नहीं, या पेशेंट को कोई स्किन लीजन्स है या कोई स्किन के ऊपर रेडनेस है, वो देखना है। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं, मतलब हमें थोड़े से ब्लड टेस्ट करने हैं, एल्ब्यूमिन लेवल वगैरह करना है, प्रोटीन लेवल वगैरह करना है, जिससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को प्रेशर सोर है या हो सकता है, हम वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये जो प्रेशर सोर्स होता है इसके असेसमेंट के लिए हम 2 प्रकार के स्केल्स यूज करते हैं। पहला तो हमारा ब्राइडल स्केल होता है, दूसरा होता है नॉर्टन स्केल। तो हम ये दोनों भी स्केल सविस्तर में पढ़ेंगे। ब्राइडल स्केल में क्या होता है, तो ब्राइडल स्केल में टोटल 23 पॉइंट्स हम देते हैं। इसके अंदर हमें 6 एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं पेशेंट के अंदर। तो फर्स्ट इसका एस्पेक्ट है सेंसरी परसेप्शन। तो सेंसरी परसेप्शन, अगर कोई पेशेंट के अंदर कंप्लीटली लिमिटेड सेंसरी परसेप्शन है उसे हम 1 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट को लिमिटेड, वेरी लिमिटेड सेंसरी परसेप्शन है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। स्लाइटली लिमिटेड रहेगा तो हम उसे 3 पॉइंट देंगे। और अगर नो इम्पेयरमेंट है, कोई भी सेंसरी परसेप्शन में पेशेंट को कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। सेकेंड हमारा एस्पेक्ट होता है मॉइस्चर। अगर पेशेंट कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर वेरी मॉइस्ट है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। अगर ओकेशनली पेशेंट को मॉइस्चर सिक्रेट होता है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। और रेयरली अगर मॉइस्ट है, वो जो भी पेशेंट का एरिया है वो रेयरली मॉइस्ट होता होगा तो हम उसे 4 पॉइंट देंगे। थर्ड एस्पेक्ट होता है हमारा एक्टिविटी। अगर पेशेंट बेड फास्ट है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट चेयर फास्ट है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट ओकेशनली वॉक कर सकता है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। और अगर पेशेंट नॉर्मली फ्रिक्वेंटली वॉक करता है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे।
हमारा फोर्थ एस्पेक्ट है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में अगर कंप्लीटली पेशेंट इमोबाइल है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे, वेरी लिमिटेड मोबिलिटी है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, स्लाइटली लिमिटेड मोबिलिटी है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे, और देर इज नो लिमिटेशंस कि पेशेंट को मोबिलिटी के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही पुअर है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। प्रोबेबली पेशेंट का इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे, और अगर पेशेंट एक्सीलेंटली नरिश्ड है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। लास्ट एंड मोस्ट फैक्टर हमारा जो है एस्पेक्ट है वो फ्रिक्शन एंड शेयर है। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रिक्शन का और शेयर का तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल मतलब आगे जाके अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो हम उसे 2 पॉइंट देंगे, और देर इज नो अपरेंट प्रॉब्लम तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। तो ऐसे हमारे 23 पॉइंट बनते हैं। तो हम इसमें कैसे पेशेंट को हाई रिस्क, मीडियम, पेशेंट इज ऑन मीडियम रिस्क और लो रिस्क डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अगर पेशेंट को 23 पॉइंट्स मिलते हैं तो हम उसे हेल्दी बोल सकते हैं। अगर हमारा जो पॉइंट्स है 16 to 9 के बीच में आएंगे तो वो पेशेंट को मीडियम रिस्क ऑफ प्रेशर सोर्स हो सकता है। अगर बिलो 9 है तो पेशेंट को हाई चांसेस है प्रेशर सोर्स होने के। तो जो नेक्स्ट हमारा स्केल है वो नॉर्टन स्केल है। तो ये नॉर्टन स्केल के अंदर हम 5 एस्पेक्ट्स देखते हैं। पहला तो हमारा एस्पेक्ट है फिजिकल कंडीशन। अगर पेशेंट का फिजिकल कंडीशन गुड है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। अगर फेयर है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। पुअर है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर वेरी बैड फिजिकल कंडीशन है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अलर्ट है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। अपैथेटिक है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। कंफ्यूज है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, और स्टूपरस है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। थर्ड एस्पेक्ट है एक्टिविटी। अगर पेशेंट एम्बुलेंट है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट वॉक विद द हेल्प मतलब किसी की मदद लेकर अगर चलता हो तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट चेयर बाउंड है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर पेशेंट बेड फास्ट है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। फोर्थ एस्पेक्ट है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर अगर पेशेंट फुल्ली मोबाइल है तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। स्लाइटली इम्पेयरमेंट है मोबिलिटी के अंदर तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। स्लाइटली वेरी लिमिटेड है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर पेशेंट कंप्लीटली इमोबाइल है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। लास्ट जो हमारा एस्पेक्ट है वो इनकॉन्टिनेंस है। इनकॉन्टिनेंस दोनों भी तरह के हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट को कोई भी इनकॉन्टिनेंस नहीं है, नन है, तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। अगर ओकेशनली पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होता है तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट को सिर्फ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर पेशेंट को फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। ये जो पॉइंट्स का जो हमारा रेटिंग है अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो वो पेशेंट लो रिस्क के अंदर होगा। अगर वो हमारा रेंज अगर 18 to 14 के बीच में है तो वो मीडियम रिस्क के अंदर आएगा। अगर रेंज हमारा 14 to 10 के बीच में है तो वो हाई रिस्क के अंदर आएगा, और अगर जो हमारे पॉइंट्स का जो रेटिंग है वो बिलो 10 होगा तो पेशेंट इज एट अ वेरी हाई रिस्क टू गेट द प्रेशर सोर। तो अभी हमने देखे कि हम कैसे पेशेंट की स्किन के असेसमेंट कर सकते हैं कि कैसे पेशेंट हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क के ऊपर हो सकता है प्रेशर सोर होने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे हर एक स्टेज वाइज हम कैसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर पेशेंट को स्टेज 1 और स्टेज 2 का प्रेशर सोर है तो इसे क्योर करने के लिए हमें कुछ वीक्स मतलब सेवरल वीक्स या मंथ भी लग सकते हैं क्योर करने के लिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कंजर्वेटिव केयर देकर हम पेशेंट का
जो वुंड है, जो कोई भी सोर है, वो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेज का जो भी प्रेशर सोर होता है वो क्योर करने के लिए, वो ट्रीट करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस पेशेंट को एवरी 2 to 2 आवर्ली हम पेशेंट को पोजीशंस दे सकते हैं। हम कंफर्ट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो। हम कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, व्रिंकल फ्री, मॉइस्ट फ्री बेड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो वुंड है उसे क्लीन और ड्रेसिंग करके हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी कंटिन्यूअस जो भी सॉल्यूशंस है वो यूज करके हम वो जो भी वुंड है उसे क्लीन रखेंगे, उसे हम प्रॉपरली ड्रेसिंग करके हम उसे क्लोज रखेंगे ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना जाए और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशंस ना हो। हमें वो वुंड हमें हेल्दी रखना है। अगर हम वुंड हेल्दी रखेंगे तो हम उसे जल्द से जल्द ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये हमने देखा कि हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डिब्राइडमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेड सेल होता है उसे हम कट करके हम निकाल के बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से वो बाकी की जो स्किन है उसे डैमेज ना कर सके। सेकेंड है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट। मैकेनिकल डिब्राइडमेंट में प्रेशराइज्ड इरिगेशन डिवाइस यूज करते हैं जिसकी वजह से जो भी डेड सेल्स है, जो भी एक्सेस ऑफ फ्लूइड है वो हम निकाल के बाहर बाहर निकाल देते हैं और फिर वो एरिया को हम क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट। ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट में क्या होता है कि हम हमारे बॉडी में एंजाइम सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एंजाइम्स की वजह से क्या होगा कि हमारा जो वुंड है वो जल्द से जल्द हील होगा। तो ये है हमारे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं उसे ट्रीट करने के लिए, और कौन से अदर इंटरवेंशंस हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेशर सोर को ट्रीट करने के लिए। तो हम पेन किलर्स दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेशेंट को हम हेल्दी फूड दे सकते हैं। हेल्दी फूड में हम क्या दे सकते हैं, तो पेशेंट को प्रोटीन रिच, मिनरल रिच और एक्सेस ऑफ कैलोरीज दे सकते हैं, एक्सेस ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के जो टिश्यूज है वो हेल्दी हो गए और वो जल्द से जल्द हील हो सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो पोर्शन है वो नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें असेसमेंट करना है पेशेंट का प्रॉपरली, फिर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। जो भी एरिया हमें सस्पेक्टेड लगता है कि पेशेंट को जो भी पेशेंट है उन्हें प्रेशर सोर्स हो सकते हैं तो हम उन्हें बैक केयर दे सकते हैं। रेगुलरली हम 2 to 2 hourly पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम जो भी हमारे प्रेशर एरियाज है जैसे कि हील है, हमारे हिप बोन है, एल्बोज है, वहां पे हम कुशंस रख सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर को एक्सर्ट नहीं होगा, ताकि हम बीच में कुशंस रखने वाले हैं। पेशेंट को हम एयर मैट्रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रेसेस रहते हैं, जैसे कि हमारा एयर मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है, वो हम पेशेंट को अवेलेबल कर के दे सकते हैं। फिर हमें पेशेंट को प्रॉपरली हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को पैरालिसिस है या नहीं, या कोई पेशेंट सडेटिव्स लेता है, या कुछ सडेशन में है, या ऑलरेडी पेशेंट को कोई बेड सोर है, तो हम उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि पेशेंट को कोई जो एरिया है रेडनेस है, कोई एरिया के ऊपर पेन हो रहा है, ऐसे हम प्रॉपरली असेस करके हम नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं और हम प्रेशर सोर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली केयर लेंगे जो भी हमारे बेड रिडन पेशेंट्स रहते हैं और हमें लगता है कि ये पेशेंट को प्रेशर सोर हो सकता है, तो उनकी हम प्रॉपरली केयर लेंगे तो हम पेशेंट को प्रेशर सोर होने की से हम बचा सकते हैं। थैंक यू।